आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 की पहली क्लास ले रहे हैं, जिसमें आपका पहला अध्याय है समुच्चय। और इस समुच्चय के बारे में हम लोग वो सारी छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें समझेंगे जो आपको समझना आती है अनिवार्य है। और इसे समझेंगे तो ये पाठ आपको बहुत सरल लगेगा और आगे समझने में भी, थ्योरम समझने में भी आपको सहायता करेगा। चलिए, आज देर न करते हुए अपने इस पहले पाठ का शुभारंभ करते हैं और साथ में ही आप लोगों का सहयोग चाहेंगे कि आप इसे ध्यान से पढ़ें ताकि आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे और जब तक ये पूरा अध्याय समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ते रहेंगे, आज कल परसों, और ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पूरी इस किताब को पढ़ेंगे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। ठीक है, चलिए लेट्स गो। तो समुच्चय देने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उन्होंने जॉर्ज कैंटर ने दिया। जॉर्ज कैंटर ने अपने कथन में कहा कि हमारे अंतर्ज्ञान अर्थात हमारे अंदर जो निहित है विचार, हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, जो तथ्य आते हैं, द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में कोई संग्रह समुच्चय है। अर्थात अगर इसको हम सरल भाषा में समझना चाहें, दूसरे शब्दों में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या होगा, वस्तुओं का ऐसा संग्रह, वस्तुओं का ऐसा संग्रह या ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित होने का मतलब कि वह सुपरिभाषित हो अर्थात सुस्पष्ट हो, ठीक है ना। या दूसरा, वस्तुओं का ऐसा संग्रह वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें जो किसी विशेष गुण, किसी विशेष गुण धर्म का पालन करता हो, जो किसी विशेष गुण धर्म का पालन करता हो। विशेष गुण धर्म करने का मतलब कि जितने भी वस्तु हैं वो सभी किसी विशेष गुण को धारण करते हो। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समूह, सभी विद्यार्थियों का समूह मीन्स अभी कक्षा 11 में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, साइंस साइड का हो या आर्ट साइड का हो या वाणिज्य का हो, वो जितने भी हों विद्यार्थी एक कक्षा में बैठे हों और वो सभी किस कक्षा के हों, कक्षा 11 के विद्यार्थी हों। उनके सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन वो सभी विद्यार्थी किस कक्षा के हों, 11 के हों। तो इनमें विशेष गुण क्या पाया जा रहा है कि वो सभी जितने भी विद्यार्थी हैं वो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और उनके द्वारा जितने भी लिखित उपन्यास हैं उन सभी का संग्रह, मतलब ऐसी पुस्तकें हों जिसमें केवल और केवल मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास हों। मुंशी प्रेमचंद उपन्यासों हों, उनके ना तो कहानी हो ना ही उनके कुछ आलोचनाएं इत्यादि हों, उनके केवल और केवल क्या हों, उपन्यासों का संग्रह हो, किसी और लिखित नहीं हो। समझ बात आ रही, किसी अन्य कवियों की किताबें उसमें समाहित ना हो, केवल मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित हो। ठीक है,
कुछ प्रश्न कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग। हो गया। ऐसे ही मैं इसमें लिखूं गणित की किताबों का संग्रह, गणित की किताबों का संग्रह, गणित की किताबों का संग्रह। अब जितनी भी गणित की किताबें हों, वो चाहे कक्षा 1 की हो, 2 की हो, LKG UKG की हो, जो भी हो किताबें, चाहे हायर कक्षाओं की हो, वो सारी किताबें किसकी हो, गणित की होनी चाहिए। तब उनको कहा जाएगा कि वह क्या है, समुच्चय है। क्योंकि ये सभी में एक गुण सभी में समान रूप से पाया जा रहा है कि वह सभी किताबें कैसी हैं, गणित की हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके बाद देखते हैं कौन कौन से समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएंगे। जरा देखें, दुनिया के सभी खतरनाक, दुनिया के सभी खतरनाक जीवों का संग्रह, जीवों या जानवरों, ठीक है, का संग्रह। जरा इसको देखें, दुनिया के सभी जीवों का जो खतरनाक हो उन जीवों का संग्रह समुच्चय होगा। आप लोग बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ होगा, लेकिन समझे क्यों नहीं होगा। ये जो है संग्रह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझे बेटा। थोड़े सा ऐसे हम लोग गांव घरों में देखते हैं कि एक आता है, वो सांप दिखाने वाला आता है, सपेरा जिसको हम लोग बोलते हैं। उस सपेरे में जो छोटा बच्चा होता है, सपेरे के घर का जो बच्चा होता है, वो भी सांपों को पकड़ करके उससे खेलता है, आपको खेल दिखाता है, हाथों में लेकर के आपके सामने। कभी कभार आपने मंदिरों के सामने देखा होगा, या किसी विशेष पर्व के दौरान आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पेटी में बंद किए सांप आपको दिखाते हैं। तो वह उनके लिए खिलौना मात्र है, जबकि हम आप बड़े रहते हैं तो भी उसे छूने से डरते हैं, है ना। तो हमारे आपके लिए वो खतरनाक है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो खतरनाक नहीं है। उस बच्चे के लिए वह जो है खिलौना मात्र है, वह उसके साथ खेलता है, और वो कहीं पर भी सांप देखेगा तो उसको वो पकड़ लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। इसलिए किसी के लिए कोई जीव हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, और किसी के लिए कोई जीव खेलने की वस्तु हो सकती है, वो उससे डरता नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे छिपकलियों से डर जाते हैं, बहुत सारे छिपकलियों को पकड़ लेते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें जो किसी एक पर समान रूप से लागू नहीं होता है, ऐसे संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि वह विशेष गुण सभी में समान रूप से नहीं पाया जा रहा है। और दुनिया में आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। वो चाहे एक ही माँ के 2 बच्चे ही क्यों न हो, या सगे भाई हों, या फिर एक ही माँ के एक साथ उत्पन्न बच्चे हों, जिन्हें आप जुड़वा बच्चे कहते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन पाया जाता है। इसलिए यह वाला भी दुनिया के सभी खतरनाक जीवों का संग्रह समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ तक कि मनुष्य के व्यक्तित्व भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। इसलिए मनुष्य भी आपका क्या होगा, संग्रह नहीं होगा। उसके पठन के दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व के आधार पर भी व्यक्ति क्या होगा, संग्रह के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं कि और समुच्चय के अंतर्गत हम किन किन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बारे में और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलिए बेटा, मिटा रहा हूं। आइए जरा देखते हैं हम लोग समुच्चय के बारे में। समुच्चय को प्रायः
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा उनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से मझले कोष्ठक, जिसे आप ऐसे बनाते हैं, मझले कोष्ठक में कॉमा लगाकर, जिसे आप ऐसे लिखते हैं, लगाकर लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। A इज इक्वल टू A-E-I-O-U हो गया। B इज इक्वल टू लिखना चाहें, B इज इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, R-P-U। ये सभी कैसे हों बेटा, स्मॉल लेटर के भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर के भी लिख लीजिए। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है, हो गया। अब इसी में नोट लिखें, ठीक है बेटा। यदि शब्द में किसी भी अवयव या अक्षर की पुनरावृत्ति हुई हो तो उसे केवल एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे शब्द फॉलो का समुच्चय, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम कोई नाम दे देंगे, A इज इक्वल टू F। ठीक है बेटा, OLW। ठीक है, एक दूसरा देखेंगे, B इज इक्वल टू, अगर हमें लिखना हो या ऐसा लिखेंगे तो मान लो पहला हो गया, दूसरा लिखना चाहें तो हम लोग लिखें इलाहाबाद। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो B इज इक्वल टू ALHB, इलाहाबाद हो गया। चलें, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, मैं ऊपर मिटा रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चय को निरूपित करने की विधियां कितनी होती हैं। तो अगला आप हेडिंग डालिएगा, समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय निरूपण की विधियां।
हम लोग इसमें देखेंगे समुच्चय को हम लोग दो तरह से निरूपित कर सकते हैं। कौन कौन सा? समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण, या फिर इसे ही हम बोलते हैं बेटा गुण विधि। ठीक है। और दूसरा है रोस्टर विधि, या इसे ही हम लोग तालिका बोलते हैं, या इसे ही हम लोग सूची बोलते हैं, या इसे ही हम लोग सारणी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, दूसरी है रोस्टर विधि, तालिका विधि, सूची विधि या फिर सारणी विधि। ठीक है, इतने नामों से इसे हम जानते हैं। आइए समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग इसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x, इस दो डॉट को बेटा सच दैट बोलते हैं, या इस दो डॉट की जगह हम लोग ऐसे एक पाई भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, इसको भी बोला जाएगा सच दैट, x सच दैट x। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ऐसे लिखा जाएगा समुच्चय निर्माण विधि में। अर्थात समुच्चय निर्माण विधि में वस्तुओं को बहुत ज्यादा बढ़ा करके नहीं, एक लाइन में उनको सिंपल साधारण शब्दों में लिख दिया जाता है, उसे ही कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय गुण विधि। इसमें इस सच दैट का मतलब है ऐसा है। क्या है? ऐसा है। अब कैसा है वो आगे कामा के बाद बताया गया है कि x कैसा है। इस x की जगह आप y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं, दोनों x की जगह पर आप इसको y सच दैट y कर सकते हैं, z सच दैट z कर सकते हैं, a सच दैट a कर सकते हैं। ठीक है। अब रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि अभी आप सीख चुके हैं, लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू a e i o u। ठीक है बेटा। तो अपने पास ये प्रश्न बनता है कि समुच्चय निर्माण विधि को सूची विधि में लिखिए, समुच्चय निर्माण विधि को तालिका विधि में लिखिए, या फिर रोस्टर विधि से गुण विधि या फिर निर्माण विधि में बदलने के लिए प्रश्न आते। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं, दूसरा है b इज इक्वल टू x सच दैट x सच दैट x सच दैट x महीनों का संग्रह, महीनों का संग्रह। ठीक है। इसको हम लोग एक वर्ष के महीनों का संग्रह भी बोल सकते हैं, महीनों का संग्रह, तो इसमें आ जाएगा b इज इक्वल टू जनवरी, फरवरी, ऐसे ही करते हुए पूरा कहां तक बेटा? दिसंबर तक। हो गया? समझ में बात आ रही है? ऐसे ही c इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x सच दैट x मुंशी प्रेमचंद द्वारा हो ही चुका है। हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x पूर्णांकों का संग्रह या पूर्ण संख्याओं का संग्रह लिख दे रहा हूं, पूर्ण संख्याओं का संग्रह या समूह भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो भी पूर्ण संख्याएं होंगी बेटा, हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0, 1, 2 दे। हो गया? कर लीजिए। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अपने पास प्रश्न बनता है गुण विधि से रोस्टर विधि में लाने के लिए, और रोस्टर विधि को बदलना है किसमें? गुण विधि में, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। इतना कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये जो कैपिटल लेटर से लिखे गए हैं ये है समुच्चय, और ये जो अंदर लिखे गए हैं कॉमा करके ये इनके अवयव कहलाते हैं। ठीक है बेटा। इन्हीं से जुड़ी हुई चीजें थोड़ा सा हम लोग आगे भी सीखेंगे।
अगर हमको यही सीख लेते हैं, अगर हमको ये दिखाना है, ये इसे बेटा बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। बिलोंग्स टू कहने का मतलब कि यह संबंधित है, यह संबंधित है, ठीक है ना। और इसको ऐसे कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग, क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। जरा देखें, अब यहां पर अगर हमको ये लिखना है कि ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, सही है। ये इस छोटा ए कैपिटल ए से संबंधित है, अर्थात समुच्चय ए के अंतर्गत आता है। ऐसे ही ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए और यू बिलोंग्स टू ए, लेकिन बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें बी आपको कहीं दिखाई दे रहा है या फिर एफ दिखाई दे रहा है? अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं तो वह अपने ही समुच्चय से संबंधित नहीं। जैसे आप अपने घर के सदस्य हैं, ठीक है ना, तो बिलोंग्स टू आपके घर के मुखिया या उस घर से बिलोंग करते हैं। और अगर कोई आपके घर से बिलोंग नहीं करता है, ऐसा सदस्य जो आपके घर से बिलोंग नहीं करता है, उसको बोला जाएगा डज नॉट बिलोंग्स। चले आगे। हो गया बेटा। अब जरा हम लोग इसमें देखेंगे कुछ चीजें। वन 1.1 में देखें अब बेटा, वो तो उतनी थी बेसिक जानकारी। अब हम लोग अपना 1.1 शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इनमें क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे करते चलें। भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, यह समुच्चय होगा। भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह होगा या नहीं, आप खुद सोच के बताएं। भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं। भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी नजर में कोई और बुद्धिमान हो सकता है, मेरी नजर में कोई और बुद्धिमान हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में कोई अन्य व्यक्ति बुद्धिमान हो, अन्यथा नहीं। जैसे मैं ये मानता हूं कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो आपके व्यक्ति हैं वो सचिन तेंदुलकर को न मान करके सूर्य कुमार को माने कि सूर्य कुमार सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अगर प्लेइंग 11 बनानी हो तो हो सकता है वो मेरे प्लेइंग 11 के कुछ खिलाड़ियों को रखता है और कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर देता है। इस प्रकार का अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग व्यक्ति जो है प्लेइंग 11 में आ सकता है, अर्थात अलग अलग खिलाड़ियों को चयनित कर सकता है। इसलिए भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों के संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जीवों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई खतरनाक हो सकता है जीव और दूसरे के लिए खतरनाक नहीं हो सकता। जैसे आपने सुना होगा कि जिसे बिच्छू का डंक मारता है उसे वो जो पीली वाली बर्रे होती है जिसे आप ततैया बोलते हैं वह उसे असर नहीं करती, परंतु जिसे पीली वाली बर्रे का डंक असर करता है उसे बिच्छू का डंक असर नहीं करता है ना। ठीक है, ठीक वैसा ही है। किसी एक जीव के लिए कोई दूसरा, किसी व्यक्ति के लिए एक जीव खतरनाक हो सकता है और दूसरे के लिए वो खतरनाक नहीं हो सकता है। तीसरा है सभी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, सभी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह समुच्चय होगा। विषम प्राकृत, सभी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह यह क्या होगा? समुच्चय होगा। ठीक है ना, क्योंकि विषम संख्याएं होंगी और वो कैसी होंगी, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक, वो सभी क्या होंगी बेटा? वो सभी समुच्चय के अंतर्गत आएंगी। कक्षा 11 के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, आप लोग भी कक्षा 11 में हैं,
तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह समुच्चय होगा अथवा नहीं? कारण आप लोग बताएं। हाँ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका लॉजिक समझें बेटा। हर एक व्यक्ति अपने आप में सुंदर है और अपने आप में पूर्ण है, वह चाहे एकदम काला ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ये देखा जाए, आप उसके मम्मी से जाकर के एक बार ये बोल करके देखें कि बेटवा आपका बेटवा काला है ना, वो तो उस माँ को बहुत बुरा लगेगा। प्रत्येक माँ के लिए उसका बेटा सुंदर होता है, और सुंदरता चाहे आंतरिक हो चाहे बाहर, है ना। प्रत्येक माँ के लिए उसका बेटा उतना ही लाडला होगा जितना आप अपने माता पिता के लिए लाडले हैं। चाहे वह अपंग हो, दिव्यांग हो, चाहे जैसा भी हो, वह सदैव क्या होगा, अपने घर वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए सबसे सुंदर बच्चा होगा। ठीक है ना। चलो, इसलिए सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह समुच्चय के श्रेणी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह। भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह ये भी समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं। चले बेटा, फिर उसके बाद जरा देखें, भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह। भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह ये भी समुच्चय नहीं होगा। फिर उसके बाद देखें बेटा, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक वैसा इसमें पूछ रहा है किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, यह भी समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अर्थात किसी विशेष लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का जिक्र यहाँ पे किया गया तो ये समुच्चय के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जरा देखें, हम लोग इसको चेंज करना है। जरा देखें, दूसरा प्रश्न है अपना, सारणी विधि द्वारा प्रदर्शित करना है। अपने को गुण विधि में दिया गया है, इसको सारणी रूप में लिखना है। मैं लिख रहा हूं इधर, एक तरफ मैं गुण विधि लिख दे रहा हूं प्रश्नों को, और उसके बाद उसको सारणी रूप में लिख दे रहा हूं। गुण विधि, सारणी विधि, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, जरा देखें, गुण विधि में क्या है, ए यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर, ई से पूर्व आने वाले अक्षर, ई से पूर्व आने वाले अक्षर हैं। जरा देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ई से पूर्व आने वाले अक्षर क्या हो जाएंगे, a b c d, और उसके बाद तो ई स्वयं आ जाएगा, इसलिए यहाँ तक कहाँ तक लिखेंगे, d तक। उसके बाद अगला है, दूसरा है बेटा, यहाँ a1 लगा लीजिए। a2 इज इक्वल टू दिया है सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सेट्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। आपको मैंने बताया था कि जो रिपीटिशंस वाले होंगे, जिनमें अक्षरों की पुनरावृत्ति होगी, ऐसे शब्द जिनमें अक्षरों की पुनरावृत्ति होगी, उन अक्षरों में केवल एक ही अक्षर को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A2 इज इक्वल टू S E, S दो बार आया है तो एक ही बार लिखा जाएगा। इसका क्रम बेटा कुछ भी लिख दीजिए, ETS लिख सकते हैं, TES लिख सकते हैं, STE लिखा जा सकता है, ठीक है। एक तीसरा देखें, X such that X एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, जो 6 से कम है, जो क्या है बेटा, 6 से कम है। इसको हम लोग देखेंगे, 6 से कम है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या अपनी शुरू कहां से होती है, 1 से शुरू होती है। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ये 6 से क्या है, क्या इतना कम है।
ऐसे ही एक बेटा है A4 है, x सच दैट x एक 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है 8 है। जिसके अंकों का योग बेटा कितना है 8 है। तो अब हम लोग जरा देखते हैं A4 के लिए क्या होगा। अंकों का योग 8 करना है, 2 अंकीय है तो अंकों का योग 8 करने का मतलब क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 1 7 हो गया। ऐसे ही इसको पलट के हम लोग लिख दें तो 7 1 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 6, इनको पलट के लिखेंगे तो आ जाएगा 6 2। फिर उसके बाद तीसरा आएगा 3 5, इनको बदल के लिखेंगे तो 5 3। चौथा आ जाएगा इसके बाद 4 गामा 4, इनको बदल के 4 गामा 4 लिखा जाएगा, लेकिन वो केवल एक ही बार होगा। तो आप देख सकते हैं। और क्या हो जाएगा बेटा, 8 0 8 0 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि यह एक अंकीय है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक अंकीय है, इसलिए 0 8 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो कुल इतने होंगे। आप इनको चाहें तो लाइन से भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम में बना सकते हैं, नहीं तो ये इतना भी ठीक। चले आगे। फिर उसके बाद एक है बेटा पांचवा A5 है, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। ये क्या हो जाएगा, x लेस देन। पूर्ण वर्ग में से कौन कौन से आ जाएंगे उनको हम लोग जरा देखेंगे। A5 के लिए हम लोग बनाना चाहेंगे तो पूर्ण वर्ग में जो कि 50 से कम है तो आएगा 1, पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखनी है 1। फिर उसके बाद आ जाएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 9, फिर आएगा 16, फिर उसके बाद आएगा 25, फिर आएगा 36, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 49। ये इतनी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। उसके बाद एक छठवां है A6 इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x एक वास्तविक संख्या है। क्या है बेटा, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। बेटा वास्तविक संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय होती हैं और अपरिमेय होती हैं, उन दोनों को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर यह आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, अर्थात द्विघातीय समीकरण दिया गया है। इनको हम लोग हल करेंगे और हल करने के बाद जो भी उसका गुणनखंड आएगा उसको हम लोग इधर कॉमा लगा करके लिखेंगे। अपने पास ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आप इसको जानते हैं, इधर लेके आएंगे x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बना लेंगे, ये हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी माइनस 2 2। इतनी बात समझ में आ गई। इन्हीं दोनों को हम लोग इधर लिखेंगे, A6 इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस 2 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा समुच्चय पाठ, है ना। तो आप लोग टाइप करते रहें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हम लोग ऐसे ही प्रश्नों की प्रकृति को करते चलेंगे आगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे। आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा होगा वो आपको अक्षरशः आ रहा होगा, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, अपने कमेंट हमें लिख भेजते रहें। जो भी होगा उसमें हम थोड़ा सा संशोधन करेंगे, समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। हो गया बेटा, चले हम मिटा रहे थे।
तो बेटा इसी सेक्शन पर, इसी YouTube चैनल पर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 के सभी वीडियोज उपलब्ध हैं। आप लोग इसे देखिए और अपने छोटे बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को, सभी को बताइए और ये चैनल देखने के लिए उन्हें कहिए, क्योंकि इसी पर आपको सबसे सरलतम रूप में चीज़ों को सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है बिना किसी शुल्क के, स्टेप बाय स्टेप। चलिए आज हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं ताकि आपका ये इतना कवर हो जाए। 1.1 कुछ क्वेश्चंस और है बेटा जिन्हें हम लोग देखेंगे। एक अपने पास है A8, इसे भी जरा आप करके देखें। ये है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, इसे भी आपको लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसे? समुच्चय निर्माण से हम लोग इसको लिख रहे हैं सारणी विधि में। आइए देखिए A8 इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, इस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यह एक द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या करेंगे बेटा, पहले वाले और लास्ट वाले को वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं, है ना। यो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? चलिए इसको हम लोग लिखेंगे माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो ये बनेगा x माइनस 2 और x माइनस, यहाँ से हम लोग 3 कामा लेंगे तो बनेगा x माइनस 2 बराबर 0। ये बनेगा आपका x माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू 2 और 3 आएगी, तो यहाँ इसको हम लोग लिखेंगे 2 कामा 3। कितना आ रहा है? चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अब हमें बेटा लिखना है निर्माण विधि रूप में लिखना है, निर्माण विधि रूप में। किस रूप में बेटा? निर्माण विधि में लिखें। अभी तक आपने देखा सारणी विधि में चेंज किए थे, अब आपको सारणी विधि में दिया होगा और उसको हमको निर्माण विधि रूप में लिखना होगा। तो मैं प्रश्न लिखता हूं A1 इज इक्वल टू 2 4 6 8, उसके बाद ठीक है बेटा। अब यहां पर जरा देखें, अगर मैं 2 4 6 8, ये क्या है, यहाँ पर अगर संख्याएं ऐसी हैं 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 ऐसी है, 2 कामा ले लेंगे तो बनेगा 1 2 3, और ये सभी क्या है, यन प्राकृतिक संख्याएं ही तो हैं जिनमें 2 से गुणा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे A1 इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, लिख लें इज इक्वल टू 2n, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल n। यहाँ n बिलोंग्स टू क्या बेटा? कैपिटल n। कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर के कंटिन्यू जहां तक आप उसको गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, ये आपका था पहला और ये है आपका दूसरा। दूसरा प्रश्न है A2 इज इक्वल टू 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4 बस। इसको भी अगर हमको बनाना होगा तो बनाएंगे A2 इज इक्वल टू x सच दैट x, ये क्या है बेटा? 1 है, 1 मतलब 1/1, दूसरा है 1/2। आप देख पा रहे हैं अंश में जितना था उससे एक नीचे बढ़ा है, फिर यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, लेकिन अंश में एक ही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू 1/n प्लस 1/n प्लस 1। n का मान 1 रखूंगा, 0। n इज इक्वल टू क्या रखते बेटा? क्योंकि यहाँ पे हमको 1 की बात कर रहा है, तो यहाँ n इज इक्वल टू 0 रखूंगा, 1 आएगा। दूसरा क्या आएगा? n की जगह 1 रखूंगा, 1 आएगा। n की जगह 2 रखूंगा तो 3 आएगा। n की जगह 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। n की जगह कितना रखेंगे? 4, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? यहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल n। हो गया बेटा। चलें आगे।
चलो अगला, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग 1/n ही कर दें तो भी, नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा फिर होल नंबर के रूप में। n बिलोंग्स टू होल नंबर को हम लोग w से निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं n+1 लिखूंगा तो n का मान 0 रखेंगे तो भी आएगा, तो यहाँ पे w करना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, n बिलोंग्स टू कैपिटल 1/n, n की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, चले आपकी बुक में ऐसा ही दिया गया होगा, अधिकांशतः यही दिया जाता है। चलिए आगे, एक अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आप में, A3 = 369। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं A = x such that x = 3n ना, n की जगह जहां n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल। चले आगे, फिर उसके बाद चौथा है बेटा, चौथा प्रश्न है आपका, A4 = 2, 4, 6, 8, 10 डैश, ये क्या हो जाएगा, A4 = x such that x = 2n, जहां n बिलोंग्स टू क्या है बेटा, कैपिटल n। हो गया। एक पांचवा प्रश्न है इसका, A5 = 1, 1/4, 1/9, 1/16 डैश, ये क्या हो जाएगा, A5 = x such that x = 1/2n, या 2n क्या, इसको आप लिखें n², क्या लिखेंगे बेटा, n², क्योंकि ये इस फॉर्मेट का है, n² के फॉर्मेट का। नीचे जरा देखें यहाँ पे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखें जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल n। यहाँ पे जरा देखें, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। n² इसीलिए किया गया है जहां n क्या है, कैपिटल n का एक अवयव है। चले आगे, फिर उसके बाद एक पांचवा है बेटा, D = x such that x 31 महीनों का, दिनों का 31 महीना, तो इसमें वो वाले आएंगे दिन जिसमें दिनों की संख्या 31 होती है ना। अब उसके बाद बेटा करना है हमको बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं ऊपर से। चलो जरा देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, किससे करनी है, बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू। समझे क्या है, पहला है 12 डैश 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 84 को विभाजित करने वाली, को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। दूसरा है के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तीसरा है 1/2 प्राकृत संख्याओं का
समुच्चय। तीसरा है, चौथा है भारतवर्ष। भारतवर्ष देश देश संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र संघ के लिखे सदस्य देशों का समुच्चय। पांचवा है √2 परिमेय संख्या का समुच्चय। छठा है 15 3 के सभी गुणजों का गुणकों का समुच्चय। ठीक हो गया बेटा। चलिए जरा देखें, 1284 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय है। 1284 मिलान करेगा, बिल्कुल भाई, यहां से आएगा 1284 को विभाजित करने वाली संख्याओं में 12 भी आएगा ना। पारा पढ़ेंगे, 12 कम 12 12 24 बढ़ती है 36, 12 4 48, 12 25 60 62 72 62 84, 7 बार में 84 विभाजित हो जाएगा, इसलिए 12 क्या हो जाएगा, 12 बिलोंग्स टू 84। दूसरा के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। स्वर में तो अपने आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू, के नहीं आता है, इसलिए क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग। फिर उसके बाद 1/2 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं आधी अधूरी तिहैया में नहीं होती हैं, वो पूरी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, जबकि यहाँ 1/2 है, इसलिए 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं है। उसके बाद आता है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समुच्चय है। बिल्कुल, भारत के अतिरिक्त कई सारे देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य में शामिल हैं, इसलिए भारत भी शामिल है संयुक्त राष्ट्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। √2 परिमेय संख्या का समुच्चय है। आप जानते हैं कि वह सभी संख्याएं जो अभाज्य होती हैं, अगर वर्गमूल के अंदर आती हैं तो वह जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि √2 परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, जो कि पूर्णतः क्या है, गलत है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। और फिर उसके बाद आ रहा है 15 3 के सभी गुणजों का समुच्चय, अर्थात 15 के गुणज 3 5 1 होते हैं, जिनमें 3 शामिल है, इसलिए यह 15 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा आपकी इस 1.1 के सारे प्रश्नों को मैंने समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसलिए हम एक कल नई क्लास लेंगे, नए चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। 1.1 से आगे बढ़ करके 1.2 पर चलेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजें। आप अपने जो छोटे बच्चे हों या सहपाठी हों, आपके साथ पढ़ने वाले मित्र हों, और अपने घर में भी जो है उन सभी को आप बताइए और हमें लिख भेजिए आपको ये कैसा लगा। तो अपने YouTube चैनल पर और दोस्तों के YouTube चैनल पर इस सेक्शन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रसारित करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।